सर जैसे सरकार ने हाल ही में देखते हैं हम कि 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की इजाज़त दे दी है। लॉजिस्टिक की दिक्कतों और ब्राज़ील के जो बंदरगाह है वहाँ पे भीड़ है, और 31 अक्टूबर की जो बात करें तो सख्त समय सीमा को देखते हुए इस्मा का क्या लक्ष्य बनता दिख रहा है, क्या उम्मीद है, और इस कोटे का कितना हिस्सा समय पर भारत पहुँचेगा, और स्थानीय कीमतों को देखें तो यहाँ पे कम करने के लिए कैसे मदद मिलेगी सर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बेसिकली सरकार ने 10 लाख टन का रॉ शुगर का जो इंपोर्ट का परमिशन दिया है, उसमें यह है कि 31 अक्टूबर तक शुगर जो है वो पोर्ट पे आ जानी चाहिए और उसके बाद लगभग 2 महीने बिल ऑफ एंट्री से उसको प्रोसेस करके उसको सेल करना है डोमेस्टिक मार्केट में। इन एडिशन टू दैट लगभग जो शुगर रिफाइनरी हैं, जो स्पेसिफिकली कांडला पोर्ट पे हैं, 2 या 3 रिफाइनरीज है, वहां से शुगर ने सरकार ने जो व्हाइट वहां पे बनी है, वहां पे जो एडवांस लाइसेंस पे नॉर्मली रॉ शुगर इंपोर्ट होती है और उसके एवज में जो व्हाइट शुगर जो एक्सपोर्ट होती है, सरकार ने यह भी बोला है कि जो व्हाइट शुगर बनी है वो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि लगभग 3 से 3.5 लाख टन तो जो शुगर रिफाइनरी से वो इमीडिएटली जो है डोमेस्टिक मार्केट में आ जाएगी। इन एडिशन टू दैट इंटरनेशनल पैरिटी के हिसाब से अभी मिलों को डिसाइड करना है कि वो कितना शुगर लेके आएंगे। हमें उम्मीद है कि पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। अभी भी इंटरनेशनल पैरिटी बनी हुई है और अभी फिलहाल अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स हैं, तो अभी वायबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि जितने बिल हैं अपनी वायबिलिटी देखेंगे और रॉ शुगर इंपोर्ट करेंगे टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन सर अगर जैसे अभी की चीनी मिलों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए क्या सरकार की तरफ से जो एमएसपी है उसको बढ़ाने की कोई डिमांड यहाँ से की जा रही है? देखिए, एमएसपी की डिमांड तो बहुत पुरानी है हमारी और वो एक बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। अभी फिलहाल जो लगभग 20 या 25 दिन से तो प्राइस काफी बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप पूरा सीजन का एवरेज देखेंगे, क्योंकि हमारा शुगर सीजन अक्टूबर से शुरू होता है और सितंबर तक होता है। तो जब शुगर सीजन में क्रशिंग चल रही होती है, जब बहुत चीनी बन रही होती है, उसमें ये देखा गया है कि जो एक्स मिल प्राइसेस है काफी डिप्रेस हो जाते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे चले जाते हैं। अभी भी अगर पूरे साल का एवरेज देखा जाए, तो लगभग हम अभी 42-43 रुपीस पे हैं, जो लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर ही है। तो इसमें एमएसपी की जो एक हमारी रिक्वेस्ट है, वो एक पुरानी रिक्वेस्ट है, लेकिन 2019 के बाद एमएसपी रिवाइज नहीं हुई है और उसकी वजह से जो शुगर सीजन में इनिशियली जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शुगर प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते हैं, उसको इतने नीचे ना आए और पूरे साल एक स्टेबल बना रहे, उसके लिए एमएसपी की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। एक बार ये शुगर प्राइस की जो एक अननेसेसरी जो बढ़ गया है, अगर इसको रैशनलाइज करने के बाद एक बार जो इस इंडस्ट्री में या प्राइस में स्टेबिलिटी, ये मिल्स के लिए और किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी रिवाइज की जाए। जी। और सर अगर डोमेस्टिक क्रॉप की बात की जाए तो जैसे अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों है वहाँ पे जो मौसम की असामान्यता है या फिर कीटकों के प्रकार जैसे रेड रॉट देखे, तो ये सारे जो डिस्ट्रप्शन देखने मिल रहे हैं, तो प्रोडक्शन को लेके क्या अभी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है? देखिए, अभी 25-26 का तो लगभग क्रशिंग सीजन खत्म हो गया। कुछ मिलें साउथ कर्नाटका और तमिलनाडु में स्पेशल सीजन में चल रही है। नया सीजन लगभग 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और अभी देखिए, हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटका जो मेनली रेन फेड स्टेट है, बारिश के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। अभी भी लगभग 10 से 12% बारिश वहाँ डेफिसिट है, लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट क्रॉप पे फिलहाल नहीं दिख रहा है। अभी भी लगभग हम लोग 15-20 दिन, महीना भर वेट कर रहे हैं एक क्रॉप असेसमेंट करने के लिए। तो अगले साल का क्रॉप का स्थिति क्या होने वाला है, ये लगभग 1 महीने बाद क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी ये अगर ये 15-20 दिन के अंदर अगर मानसून ने वापस कुछ रिवाइव किया और अगर यहाँ पे डेफिसिट कम होता दिखेगा, तो क्रॉप पे कोई ऐसा इफेक्ट आने की उम्मीद नहीं है। बट आपने ये भी बोला कि जैसे यूपी में है या कुछ ऐसे स्टेट्स में जहाँ रेड रॉट की समस्या है, वहाँ पे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नई वैरायटीज को लाई जाए
और हमें खुशी है कि सरकार ने अभी एक नई वैरायटी रिलीज़ करने का वो किया है, तो 20016। तो कुछ ऐसी वैरायटी आने वाली है जिससे कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट और रेड रॉट की समस्या का बेसिकली सॉल्यूशन निकल पाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसी वैराइटीज़ आए जिसमें यील्ड और रिकवरी बेटर हो। तो अगर एरिया ना भी बढ़े, तो कम से कम हमारा शुगर प्रोडक्शन बढ़ता रहे। તો સરકાર की ઓર સરકાર તરફથી એક નીતિ જે છે તે અહીંયાથી લાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નવી વેરાइटी शुगर માટે અહીંયાથી તેમણે જાહેર કરી છે. पर सर अगर देखें तो आने वाले सीज़न के लिए कुल चीनी उत्पादन का अनुमान जो है वो उसमें अच्छी रिकवरी हम लोग देख रहे हैं. तो जो इथेनॉल के लिए गन्ने और जो मोलासेस है इसके अनिवार्य डाइवर्जन को ध्यान में रखते हुए इसके बाद कितनी चीनी जो है वो असल में इस्तेमाल के लिए यहाँ से हमें मिलती हुई दिखेगी? देखिए, अभी भी हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा, जो 1 अक्टूबर को हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, वो लगभग 35 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक होगा। हमारी चीनी मिलें लगभग 15 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएँगी। अब अगले साल के क्रॉप का असेसमेंट के बाद ये देखा जाएगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 285 लाख टन के आसपास हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है पूरे साल का। तो 285 लाख टन और 35 लाख टन जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद जितना भी बचेगा, सरकार वो डिसाइड करेगी कितना हमको इथेनॉल में डाइवर्जन करना है। और डाइवर्जन करने के बाद भी अगर कुछ बचता है और बफर स्टॉक के बाद, तो फिर सरकार नॉर्मली डिसाइड करती है कि हम कुछ सरप्लस शुगर जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ही डायनामिक्स वर्क करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी भी अगर स्टॉक में हो जाएगी, तो जो मार्केट फंडामेंटल्स और डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो एक्समिल प्राइसेस हैं, वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं और किसानों को फिर पेमेंट करने में मिलों को दिक्कत होती है। तो ये सरकार का भी ये हमेशा रहता है और इंडस्ट्री का भी रहता है कि एक शुगर प्राइस को स्टेबल रखना चाहिए। और स्टेबल रखने के लिए एडिक्वेट सप्लाई, एडिक्वेट बफर स्टॉक रहना चाहिए और इसमें इथेनॉल एक बहुत बड़ा भूमिका प्ले कर रहा है, क्योंकि पहले के ज़माने में 8-10 साल पहले जब इथेनॉल प्रोग्राम नहीं था, तो ये देखा गया था कि काफ़ी चीनी बन जाती थी और उससे जो है मार्केट जो प्राइसेस काफ़ी डिप्रेस हो जाते थे, काफ़ी नीचे चले जाते थे, उससे कहीं न कहीं किसानों को पेमेंट नहीं हो पाता था। अब इथेनॉल प्रोग्राम ने काफ़ी बेनिफिट दिया है, स्पेशली किसानों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इथेनॉल प्रोग्रामથી ઘણો બેનિફિટ ખેડૂતોને અહીંયા થતો દેખાઈ રહ્યો છે. पर दीपक सर और एक सवाल जो हाल ही में E20 पेट्रोल और जैव ऊर्जा मिश्रण को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसके बीच शुगर मिलों के लिए बायो एनर्जी और एथेनॉल सेक्टर का आप आउटलुक क्या देख रहे हैं सर? ऑल एक बहुत रोबस्ट इकोसिस्टम है। जैसे मैंने बोला, शुगर में जब इथेनॉल ईयर शुरू होने से पहले पूरी असेसमेंट होती है कि कितना हम डाइवर्जन कर सकते हैं और उस हिसाब से सरकार जो है शुगर केन का डाइवर्जन तय करती है। एक टाइम पे ये डाइवर्जन जो है लगभग जो टोटल इथेनॉल रिक्वायरमेंट था उसका लगभग 80% शुगर केन से आता था। आज रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़ गई है, लगभग 1 साल में 1200 करोड़ लीटर का इथेनॉल का रिक्वायरमेंट है। उसमें लगभग 25 से 30% जो है वो शुगर केन की तरफ से दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो इथेनॉल प्रोग्राम आने के बाद मिलों की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी काफ़ी सुधरी है और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। तो उस हिसाब से E20 जो हमने अचीव किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम एज़ अ देश हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने 2030 का जो लक्ष्य था वो हमने 2025 में अचीव कर लिया। उससे हमने कितने लाखों करोड़ जो है ये देश का सेव किया है, फॉरेन एक्सचेंज, पॉल्यूशन कम हुआ है और किसानों को भी बहुत पेमेंट हुआ है। तो ये 20% और अब सरकार ने E85 भी ले आए हैं। तो ये उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल भी लॉन्च हो रही है। तो मुझे लगता है इथेनॉल का प्रोग्राम जो है वो देश के लिए, किसानों के लिए और मिलों के लिए बहुत अच्छा है और ये कंटिन्यू रहेगा। सर और एक 2-3 सवाल है. एक तो इस्मा ने 2026-27 के लिए क्रशिंग सीज़न जो है उसको लगभग 15 दिन पहले शुरू करने की मांग की है. तो यहाँ पे जो सभी मिलों है उसके लिए जल्दी ये प्रोग्राम शुरू करना कितना मुमकिन रहेगा और क्या इससे बड़े पैमाने पर जो नया स्टॉक है उससे आने से पहले सप्लाई की कमी जो अभी देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है सर? बिल्कुल, देखिए, हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है और एश्योर भी किया है
कि हम लोग 10 या 15 दिन पहले शुरू कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अक्टूबर महीने में एक नॉर्मल प्रोसेस में लगभग 3 से 4 लाख टन चीनी बन जाती है। और अगर हम इस बार शुरू कर सकते हैं और सरकार ने हमको अगर शुरू करने की परमिशन देते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि अक्टूबर महीने में 10 लाख टन चीनी बन जाएगी। 35 लाख टन हमारे को ऑलरेडी 1 अक्टूबर को रहेगा। तो अगर 35 लाख टन हमारे को 1 अक्टूबर को ऑलरेडी रहेगा स्टॉक में और 10 लाख टन और अक्टूबर में बन जाएगा, तो हम 1 नवंबर को लगभग 45 लाख टन चीनी लेके आगे बढ़ेंगे और अक्टूबर की लगभग मान के चलिए कंजम्पशन 24 से 25 लाख टन ही होगी। उसके बाद भी हमारे पास सफिशिएंट होगा और नवंबर में क्योंकि क्रशिंग सीजन जो है, शुगर सीजन बिल्कुल फुल फ्लेजेड चल रहा होगा, तो नॉर्मली 40 से 45 लाख टन नवंबर में बन जाती है। तो चीनी की कोई भी समस्या नहीं है। बिल्कुल अभी भी नहीं है और आगे फेस्टिवल के टाइम पे भी कोई समस्या नहीं आएगी और कंज्यूमर्स को जो है वो चीनी बिल्कुल उपलब्ध रहेगी पूरे फेस्टिवल सीजन में और आगे भी। लास्ट एक सवाल सर जानना चाहेंगे, जो एक्सपोर्ट कोटा आउटलुक है उसको ध्यान में रख के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में समानता न होने के कारण पहले एक्सपोर्ट कोटा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था, इसलिए स्थानिक स्तर पर स्थिति स्थिर होने के बाद भी अगर भारत की बात करें तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में मार्केट में फिर एक लौटने की क्या संभावना यहाँ पे अभी देख रहे हैं? देखिए फिलहाल तो अभी एक्सपोर्ट प्रोग्राम की उम्मीद कम है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट भी सरकार ने लगभग जून महीने में रिस्ट्रिक्शन दी थी, तब तक 8 लाख टन एक्सपोर्ट हो गया था। लेकिन मैं जैसे मैंने बोला कि एक्सपोर्ट की प्रायोरिटी लास्ट आती है। सबसे पहले जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन को देखना है, फिर इथेनॉल डायवर्जन को देखना है और एक सफिशिएंट बफर स्टॉक लेके उसके बाद जो अगर कुछ सरप्लस रहा, तो फिर हम लोग एक्सपोर्ट नॉर्मली करते हैं। तो फिलहाल जब तक अगले साल का क्रॉप का असेसमेंट ना हो जाए, तब तक ये बहुत मुश्किल है बोलना कि हम लोग एक्सपोर्ट प्रोग्राम में लौटेंगे या ना लौटेंगे। और एक्सपोर्ट प्रोग्राम में जैसे इस बार भी सरकार ने जब अलाउ किया था, उस समय कई बार देखा गया था कि इंटरनेशनल पैरिटी नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार अलाउ तो कर देती है, लेकिन कई बार इंटरनेशनल पैरिटी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। बट जैसे कि मैंने बोला, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, फिर इथेनॉल है और अगले साल क्रॉप असेसमेंट के बाद ही कुछ ऐसा रिक्वेस्ट हमारी तरफ से जा सकता है, लेकिन इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द क्रॉप और प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री। તો જો શુગરની સ્થિતિને લઈને અત્યારે તો કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી. ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં પણ આપણને પ્રોડક્શન જે છે અવેલેબિલિટી આપણને આટલી જ રહેતી જોવા મળશે, એટલે એક સારું આउटलुक અહીંયા शुगर માટે बनતું દેખાઈ રહ્યું છે. उसी के साथ दीपक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आउटलुक शेयर करने के लिए सर. थैंक यू.